आज हम एक ऐसी कहानी में डीप डाइव करने वाले हैं जिसने साइंस और लॉजिक दोनों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। ये दास्तान है यूरुग्वे की एक रग्बी टीम की जो एंडीज के जमे हुए ऊंचे पहाड़ों में लगातार 72 दिन तक मौत से लड़ती रही। ये सिर्फ एक आम जहाज के हादसे की बात नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और सर्वाइव करने की एक ऐसी नामुमकिन कोशिश है जिसे सुनकर हर कोई बिल्कुल दंग रह जाता है। तो आइए उन तमाम फैक्ट्स और इवेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जिन्होंने इस वाकये को तारीख का एक जिंदा मौजज़ा बना दिया। शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से ताकि अंदाजा हो सके कि आखिर स्टेक्स कितने हाई थे। 13,000 फुट ये कोई आम ऊंचाई नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां फिजा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इंतहाई कम हो जाती है। एंडीज के पहाड़ों की इस सख्त और दुश्वार चोटी पर किसी भी आम इंसान का जिंदा रहना वो तस्वुर से ही बाहर है। और इस 13,000 फीट की बुलंदी पर उनका सामना था -40 डिग्री के दर्जा हरारत से। जरा इस हकीकत को जहन में लाइए, -40 डिग्री की सुन्न कर देने वाली ठंड, और मुसाफिरों के पास क्या था? ना सर्दियों के मुनासिब कपड़े, ना जूते, ना हीटर, और आग जलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लिटरली एक ऐसी जमी हुई हकीकत थी जो इंसानी जिस्म को चंद मिनटों में बेजान कर सकती थी। और इसी बंजर बर्फानी वीराने में जहां दूर दूर तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां इन लोगों ने 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 72 दिन गुजारे। ये नंबर 72 ना, ये सिर्फ वक्त का कोई पैमाना नहीं है। ये बेबसी, शदीद दर्द और लगातार जिंदा रहने की एक ऐसी थका देने वाली जदोजहद है जिसका आप और मैं शायद ही अंदाजा लगा सकें। अच्छा, चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये एक बिल्कुल आम सी रूटीन फ्लाइट थी जो दोस्तों को लेकर चिली जा रही थी, लेकिन मौसम इतना अचानक खराब हुआ कि ये सफ़र एक भयानक क्रैश में तब्दील हो गया। जहाज सीधा पहाड़ की चोटी से टकराया और लिटरली 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। फ्लाइट में 45 लोग सवार थे और इस पहले ही झटके में कई जिंदगियां मौके पर ही हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब जो लोग इस खौफनाक क्रैश से बच गए थे, उन्होंने शुरुआती दिन इस उम्मीद पर गुजारे कि शायद आसमान से कोई हेलीकॉप्टर आएगा या कोई रेस्क्यू टीम उन्हें आकर ढूंढ लेगी। लेकिन जरा सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने जहाज के एक छोटे से रेडियो पर यह ऐलान सुना कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये वो क्रशिंग लम्हा था जब उन्हें एहसास हुआ कि पूरी दुनिया ने उन्हें मुर्दा मान लिया है। उन्हें बचाने बाहर से कोई नहीं आने वाला। जामाती हुई ऊंचाइयों पर जिंदा रहना, जिंदा रहने की मैकेनिक्स। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरान कुन है वो ये कि उन्होंने इस बर्फानी माहौल में पानी जैसी बेसिक ज़रूरत को आखिर कैसे पूरा किया। क्योंकि देखें, सीधा बर्फ़ खाना तो मेडिकली जानलेवा था, इससे बॉडी का टेम्परेचर और तेज़ी से गिर जाता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लेन के मलबे से एल्यूमिनियम की शीट्स निकाली, उन पर बर्फ़ रखी और उन्हें सूरज की तरफ मोड़ दिया। रिफ्लेक्शन और गर्मी से बर्फ़ पिघली और उन्होंने वो कतरे कतरे पानी पीना शुरू किया। ये जिंदा रहने का एक एब्सोल्यूट ब्रिलियंट तरीका था। दिन में तो चलो सूरज से थोड़ी राहत मिल जाती थी, लेकिन रात के वक्त की सर्दी तो लिटरली उन्हें मार डालती। इसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने जहाज की चेयर्स से सीट कवर्स फाड़ कर निकाले और फिर कॉपर की तारों को धागे के तौर पर यूज करके उन्हें एक साथ सिया। इस तरह उन्होंने मिलकर एक मैसिव कम्युनल स्लीपिंग बैग तैयार किया जिसमें सब एक साथ जुड़कर सोते थे ताकि बॉडी हीट से उस -40 डिग्री की ठंड का मुकाबला कर सकें। पानी और ठंड का हल तो चलो निकल आया, लेकिन जब खाने का हर एक जरिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया तो सर्वाइवल ने उन्हें एक ऐसे अखलाकी दौराहे पर लाके खड़ा कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने उन्हीं दोस्तों और साथियों का गोश्त खाने का इंतहाई सख्त फैसला लेना पड़ा जो क्रैश में जान गंवा चुके थे। ये कोई आसान बात नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। हम यहाँ किसी को जज नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ इस सच्चाई को देख रहे हैं कि जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो इंसानी मजबूरी क्या कुछ करवा सकती है। जानलेवा बर्फानी तूफान, एक और ट्रेजेडी। जैसे ये सब उनकी आजमाइश के लिए काफ़ी नहीं था, रात के वक्त जब सब उस मलबे में सो रहे थे, एक भयानक एवलांच यानी बर्फ का तूफान सीधा प्लेन के बचे हुए ढांचे पर आ गिरा और उसे पूरी तरह बर्फ में दफन कर दिया। उस घोप अंधेरे में ये सर्वाइवर्स लगातार 3 दिन तक जिंदा दफन रहे। सांस लेने की बिल्कुल जगह नहीं थी। ये 3 दिन वाकई उनकी हिम्मत का सबसे लंबा और खौफनाक इम्तिहान थे। और इस तूफान का नतीजा इंतहाई दर्दनाक निकला। प्लेन के बचे हुए लोगों में से 8 और जिंदगियां इस बर्फ की भेंट चढ़ गईं। जो लोग पहले ही अपनों को खोने का गम, भूख और 13,000 फुट की ठंड बर्दाश्त कर रहे थे, उनके लिए ये लॉस एक ऐसी क्रशिंग चोट थी जिसने उनकी उम्मीद को ऑलमोस्ट पूरी तरह तोड़ दिया।
आखिरी 10 दिन का सफर, नामुमकिन की तरफ कदम। पर इस सर्वाइवल स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने एक आखिरी दांव खेला। नैंडो और रोबर्टो, इन दो लोगों ने तय किया कि वो यहां ऐसे मौत का इंतजार नहीं करेंगे। उनके पास पहाड़ों पर चढ़ने का ना तो कोई गियर था, ना कोई रोप, ना मुनासिब जूते। उनका जिस्म हफ्तों की भूख और कमजोरी से बिल्कुल चूर था, लेकिन उन्होंने अपनी फिजिकल लिमिट्स को पूरी तरह क्रॉस कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बाकी दोस्तों को बचाना था। जरा इस सफर की फिजिकल और मेंटल थकान को इमेजिन करें। पहले दिन उन्होंने अपने दोस्तों और उस मलबे को आखिरी अलविदा कहा और अगले 8 दिनों तक वो बस इस एंडलेस बर्फ में चलते रहे। हर कदम पर सिर्फ थकान और अंधेरी मौत थी। लेकिन 10वें दिन उनकी ये सुपर ह्यूमन एफर्ट रंग लाई। उन्हें सामने एक सरसब्ज वादी में एक नदी नजर आई और सबसे बड़ी बात, उसके दूसरे किनारे पर उन्होंने एक आदमी को घुड़सवारी करते देखा। ये वो एक लम्हा था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। नांदो और रोबर्टो के इस नामुमकिन कामयाबी के बाद हेलीकॉप्टर्स ने आखिरकार आसमान से उस मलबे की निशानदेही की और उन बाकी बचे लोगों को, जिन्हें पूरी दुनिया 2 महीने पहले ही डेड समझ चुकी थी, उनकी इस बर्फानी कैद से आज़ाद कराया गया। ये एक ऐसा इमोशनल रेस्क्यू था जिसने न सिर्फ उनके मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को हैरत और खुशी में डाल दिया। और ये कंपैरिजन बखूबी वाज़ेह करता है कि 72 दिन की लड़ाई ने आखिर उनसे क्या कुछ छीना। एक तरफ शुरुआती फ्लाइट की हकीकत जिसमें 45 मुसाफिर सवार थे और दूसरी तरफ फाइनल रेस्क्यू जिसमें सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे। ये फ़र्क, ये डेटा अपने आप में इस बात की चीखती हुई गवाही है कि इस मौजज़े के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानियां और कितना नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शामिल था। तो आखिर में एक सवाल उठता है, जब हर रास्ता बंद हो, हर तरफ मौत खड़ी हो और उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इंसानी दिमाग और जज्बे की असली हद क्या होती है? ये सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है,